हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इको विद प्रज्ञा। तो आज लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए सीरीज़ 4, जो कि आपके टर्म 1 में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट मनी एंड बैंकिंग का ही पार्ट है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी टॉपिक, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, जिसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। एक्चुअली जैसे कि हमें पता है ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसकी पार्ट 2 भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम अभी डिस्कस करते हैं पार्ट 1, इसके बाद हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 को। सो लेट्स मूव। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। हमारी पूरी इकोनॉमी में जितना भी स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइंड आउट करिए। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। तो हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी का स्टॉक सर्कुलेट करता है उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे फिलिप्स में हम लोग क्या फिल कर देंगे? टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन नंबर 1 फ्लो, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट वन इज नन। तो आपको ये पता लगाना होगा यहाँ पे कि जो हमारा मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई अभी जस्ट आपने ऊपर देखा, हमारी पूरी इकोनॉमी में जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, जितनी भी हमारे और आपके पास करेंसी है, ओके, दैट मीन्स करेंसी विद द पब्लिक। एंड नेक्स्ट वन इसमें क्या आता है? डीडी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो ये डिमांड डिपॉजिट किसके पास होता है? ये होता है कॉमर्शियल बैंक्स के पास। ठीक, एक्चुअली होता आरबीआई के पास भी है, बट मनी सप्लाई में हम सिर्फ उस डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं। तो मनी सप्लाई के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक हो गया आपका करेंसी विद द पब्लिक और दूसरा हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स। तो अब आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि हमारा जो मनी सप्लाई है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली जो मनी सप्लाई है वो होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हम जब भी मेजर करते हैं मनी सप्लाई को, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एंड स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, ना कि पीरियड के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं फ्लो का एग्जांपल दूं तो फ्लो में हमारी क्या आ जाएगी? इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी चीज़ें आपकी पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, ओके, डिकेड्स, सेंचुरी, ऐसे पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई भी चीज़ मेजर होती है तो वो कहलाती है फ्लो। बट मनी सप्लाई हमारी पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर ऐसा नहीं है कि हम पूरे साल भर का कैलकुलेट करें, ओके, या फिर मंथ वाइज कैलकुलेट करें। ये सिर्फ एक पॉइंट पे हम चेक करते हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, आपको मन हुआ कि आप मनी सप्लाई देखो हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है, तुरंत से आपने गूगल किया कि मनी सप्लाई कितनी है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मनी सप्लाई को चेक कर रहे हो कि टोटल हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई सर्कुलेट कर रही है, कितनी मनी सर्कुलेट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। सो इसको मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द कंपोनेंट नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, सॉरी, हेयर इज सप्लाई, ओके, तो ऐसा कंपोनेंट जो कि हमारे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता, क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेंसी एंड पेपर नोट्स, ऑप्शन नंबर बी डिमांड डिपॉजिट या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी टाइम डिपॉजिट, एंड डी हो गया बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अभी जस्ट मैंने बताया कि मनी सप्लाई में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका कॉमर्शियल बैंक, सॉरी,
पब्लिक के साथ जितना भी करेंसी है, करेंसी मतलब कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, ठीक। एंड दूसरा डिमांड डिपॉजिट किसके साथ, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो दैट मीन्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है, टाइम डिपॉजिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइम डिपॉजिट, ठीक। अब इसमें एक्चुअली सिर्फ ये डीडी टीडी एंड करेंसी लिखा हुआ है, इस वजह से मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये किसके पास है, पब्लिक के पास है, आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है। अगर इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा होता कि करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, तो फिर हम ये भी चेक करते कि वो हेल्ड किसके पास हो रहा है, वो एक्यूरेट है या नहीं है। बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको क्या लगा देना है, टाइम डिपॉजिट, आंसर टिक कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस टू मेजर मनी सप्लाई। ओके, जो हमारी मनी सप्लाई मेजर हो रही है पूरी इकॉनमी में, वो किस पे बेस्ड है, ओरिजिनलिटी, डेट ऑफ इशू, वैल्यू एंड लिक्विडिटी। बताइए मनी सप्लाई किसके बेसिस में मेजर की जाती है, तो ये होगा आपका लिक्विडिटी के बेसिस में। लिक्विडिटी आपको पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो कैश के फॉर्म में है या फिर हम उसको इजीली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है हमारी लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स मीन्स लिक्विडिटी के बेसिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, मनी सप्लाई को। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। हु कंट्रोल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, तो मनी सप्लाई की बात हो रही है, नाम से ही हमें पता चलेगा कि इट इज़ वेरी फाइनेंशियल नेचर। ओके, एंड आपको पता है कि हमारे पूरी कंट्री का, हमारी पूरी इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल नेचर, क्रूशियल फाइनेंशियल नेचर्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो किसके अथॉरिटी के अंडर होते हैं, हमारी सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई। ओके, सो मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई। Okay, so next here is who issued 1 rupee coins and paper notes। 1 rupee coin and paper note कौन इश्यू करता है, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये की बात कर रहे हैं। ओके, सो कौन इश्यू करता है, नंबर 1 आरबीआई, नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नंबर 4 इज पार्लियामेंट। कौन इश्यू करता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आरबीआई जो है हमारी सेंट्रल बैंक, ये सोल अथॉरिटी होती है फॉर इशूइंग करेंसी, और सही है। ओके, इसके फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई है सोल अथॉरिटी, ठीक है, करेंसी को इशू करने के लिए। बट होता क्या है, सारी करेंसी तो इशू आरबीआई ही करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, क्योंकि जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स होती है, इसकी अथॉरिटी होती है हमारी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट में भी किसके अंडर, गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो क्योंकि अब आरबीआई तो कट गया, क्योंकि आरबीआई बाकी चीज़ों को इशू करता है, जितनी भी अदर करेंसी है, लाइक 2000 की नोट, 500 नोट, 10 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, मतलब एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जितने भी नोट एंड कॉइन्स हैं वो सब आरबीआई ही इशू करता है, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट जो 1 रुपी नोट एंड कॉइन है, ये किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक। तो अगर मेरे पास ऑप्शन सी नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मैं आंसर टिक कर देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे हमारे पास मोस्ट परफेक्ट आंसर है। देखिए, आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी सही है। बट जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो एमसीक्यू में तो हम सिर्फ सिंगल आंसर टिक कर सकते हैं, तो इसलिए हम मोस्ट परफेक्ट आंसर को चूज करते हैं। तो ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती तो है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी नहीं कर सकता इशू, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। तो जब भी हमें नीड होती है, हमारी करेंसी में फाइनेंशियल डेफिसिट आता है या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, तो फट से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट और कॉइन्स को इशू कर देती है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं आगे। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज M1 मेजरमेंट इंक्लूड। M1 मेजरमेंट में क्या आता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 मेजरमेंट्स बनाए गए हैं, दैट इज M1,
M2, M3 एंड द लास्ट M4. ओके, सो यहाँ पे क्या है, M1 मेजरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट वन, करेंसी विद द पब्लिक. सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. थर्ड, डिमांड डिपॉजिट विद RBI. एंड द लास्ट वन इज बोथ A and P. वॉट विल बी द आंसर? बताइए. देखिए, मेरे हिसाब से M1 क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD. दैट मीन्स करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. दैट तो क्या हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया. और थर्ड होता है अदर डिपॉजिट विद द RBI. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो है RBI का, बट यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे होता है अदर डिपॉजिट. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी D, बोथ A and B. ये दोनों ही हमारे M1 मेजरमेंट में इंक्लूड होती हैं. अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि विच विल नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजरमेंट, तो हम टिक करते हैं डिमांड डिपॉजिट विद RBI. बट कौन सा इंक्लूडेड है ये पूछ रहा है, तो हमारा दो आंसर हो जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स. ओके, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, क्लियर कर लेते हैं क्या कह रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशंस. मैंने यहाँ पे मनी सप्लाई बनाया हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसके अंदर 4 होते हैं, आपको पता ही है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं M1 से. तो M1 में क्या लिखा हुआ है? M1 में 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट क्या है? करेंसी विद द पब्लिक. जितनी भी करेंसी, करेंसी का मतलब है कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, तो जितनी भी करेंसी हमारे टोटल पब्लिक के साथ हेल्ड होती है वो सब इसमें आती है. ओके, फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी भी DD होती है, डिमांड डिपॉजिट या फिर डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट होता है RBI के पास जितनी भी अदर डिपॉजिट होती है. ठीक है, RBI के पास डिपॉजिट्स कौन रखवाता है? जैसे कि फॉरेन बैंक्स RBI के पास डिपॉजिट्स रखवाते हैं. हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के पास अपनी डिपॉजिट्स रखवाता है. जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपनी डिपॉजिट्स को RBI के पास हेल्ड करवाते हैं. तो वो सारी की सारी डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी टोटल इकोनॉमी में सर्कुलेट उसकी इनकम कर रही है, मनी. ओके, तो अदर डिपॉजिट में वो सारी डिपॉजिट्स आ जाती हैं जो कि RBI के पास रखी हुई है. ठीक, तो M1 मेजरमेंट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट. ओके, सो आते हैं हम M2 में. M2 में क्या कह रहा है? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. तो M1 तो आपने पढ़ लिया, बचा क्या? सेविंग डिपॉजिट. ठीक, इन शॉर्ट इसको कहते हैं SD. सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है? एक्चुअली जो हमारी पोस्ट ऑफिस होती है, आपको पता है पोस्ट ऑफिस किसकी अथॉरिटी में है? हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में. तो क्या होता था कि बहुत टाइम पहले से, जब बैंक्स का इतना हमारे यहाँ रेगुलेशन था भी नहीं, तब से हमारी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स बैंक्स चल रही हैं. ठीक, पोस्ट ऑफिस खुद का एक सेविंग बैंक होता है, ठीक है, जिसमें जिसको भी अपने डिपॉजिट्स क्रिएट करवाना है वो वहाँ पे करवा सकता है, जिसे हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट्स. ओके, एंड जनरली क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है. ठीक, एंड सबसे सेफेस्ट है, सबसे ट्रस्ट वर्दी है. इस वजह से अब तो फिर भी इतना नई रेगुलरिटी में ये है, बट पहले जब बैंक्स इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करते थे तो जनरली सब लोग अपने सेविंग डिपॉजिट्स ही क्रिएट करते थे, वो भी पोस्ट ऑफिस के पास. ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? M1 का मतलब C प्लस DD प्लस OD. इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, दैट इज SD. SD मीन सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. ठीक, आपको पूरा याद करना होगा, सिर्फ SD याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि MCQ है. MCQ में आपको पता है कि कहीं से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए पूरा करा रही हूँ ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को याद करें. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं M3. M3 में क्या आ जाता है? अब इसमें भी सबसे पहले M1 है. M1 के साथ हम ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स. अब यहाँ पे सिर्फ बैंक्स लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा बैंक्स है? ऑब्वियस है, कॉमर्शियल बैंक्स. ठीक, तो टाइम डिपॉजिट, इसको आप फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हो. जनरली हमारे
डेली यूज़ में टाइम डिपॉजिट नहीं यूज़ किया जाता, फिक्स डिपॉजिट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब हम अपने मनी को डिपॉजिट कर देते हैं कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, तो वो हो जाता है टाइम डिपॉजिट। जनरली इंटरेस्ट रेट भी एफडी में ज़्यादा मिलता है। अगर प्रेजेंटली आप देखो तो कहीं 6.25, कहीं 6%, समथिंग लाइक दैट आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जिसमें हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने सेविंग्स को सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो होता है टाइम डिपॉजिट। तो M3 में आपको क्या आ गया, M1 तो था ही, C प्लस डी डी प्लस OD, एंड एक चीज़ और इंक्लूड हो गई है, दैट इज TD। ओके, सो लेट्स फर्दर मूव। M4 में क्या है, M3 याद रखिएगा, अभी तक हम ऐड कर रहे थे M1 को, अब हमारा क्या आ गया है, M3। तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब भाई फिर से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ गया, बट यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, टोटल डिपॉजिट। सिर्फ एक ही डिपॉजिट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी पोस्ट ऑफिस के पास डिपॉजिट्स होती हैं वो सब यहाँ पे आएगा। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके, ये भी क्या है, एक तरीके का सेविंग डिपॉजिट ही होता है, ठीक, जिसको हम अपने कंट्री के किसी भी कॉर्नर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बस इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, टोटल डिपॉजिट, और आपने देखा कि सेविंग डिपॉजिट को ऑलरेडी हम M2 में यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे NSC यूज़ नहीं होगा, सिर्फ क्या क्या होगा, टोटल डिपॉजिट, वो भी किसके पास, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के पास। ठीक है, सो इसका क्या बन गया, M4 इज इक्वल टू M3 में क्या था, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD, ये तो आपका M3 का पार्ट हो गया, प्लस एक और TD यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक, आप लोग मेन ये याद रखिएगा कि कहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस आ रहा है, कहाँ पे कमर्शियल बैंक्स आ रहा है, कहाँ पे RBI आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका M1, M2, M3 एंड M4। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे मैंने एरो बना रखा है। ओके, कैसा एरो है ये, M1, M2, M3, M4। ओके, इसके बाद ये एरो आपको शो हो रहा होगा, इस एरो का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड मोशन में है। अपवर्ड मोशन में एरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये शो कर रहा है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी क्या होता है, जो कैश के फॉर्म में ऑलरेडी होता है या फिर जिसे हम इजीली कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज लिक्विडिटी। तो यहाँ पे अपवर्ड मोशन में लिक्विडिटी है, इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी हमारी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। दैट मीन्स कि M1 जो आपका होता है ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, मतलब मोस्ट लिक्विड एसेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी करेंसी आ रही है, करेंसी मीन्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, ये तो मोस्ट लिक्विड है। DD भी मोस्ट लिक्विड होता है, इसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अदर डिपॉजिट को भी इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो M1 हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट M2, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं तो डाउनवर्ड जब जाएंगे तो हमारी लिक्विडिटी माइनस होगी, और अपवर्ड जब जाएंगे तो हमारी लिक्विडिटी प्लस होगी। दैट मीन्स M1 इज मोस्ट लिक्विड। ओके, ऐसे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो जो M4 होगी ये क्या हो जाएगी, लीस्ट लिक्विड। ओके, क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है ये। इसमें क्या आता है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। एक्चुअली ये होता क्या है, इसको बहुत टाइम टेकन होता है, अगर इसे हमें कैश में कन्वर्ट करना होता है तो इट्स टाइम टेकन हो जाता है, इस वजह से हम उसको लीस्ट लिक्विडिटी में डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग ये एरो बस याद रखिएगा कि हमेशा लिक्विडिटी अपवर्ड की तरफ मूव करती है, दैट मीन्स डिक्रीज, नीचे आपको डिक्रीज मिलेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे M4 से M3 की तरफ हमारी लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी, और M1 सबसे मोस्ट लिक्विड हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच मेजरमेंट इज द लीस्ट लिक्विड इन नेचर। जस्ट अभी इसका मैंने डिस्कस किया था, सबसे लीस्ट लिक्विड मतलब सबसे कम लिक्विडिटी के फॉर्म में कौन सा होता है, दैट इज M4। ओके, ये यहाँ पे एक बार फिर से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हो।
तो ऐसे आप देख सकते हो M1 M2 M3 M4, अगर हम ऊपर मूव करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी इंक्रीज होती जाएगी और नीचे आएंगे तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाएगी. दैट मीन्स M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज लीस्ट लिक्विड. ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है. M1 इज ऑल्सो कॉल्ड. अब M1 को हम और क्या कहते हैं, ठीक है. तो ऑप्शन क्या है, लीस्ट लिक्विड. क्या लीस्ट लिक्विड कहते हैं M1 को? नहीं, अभी जस्ट हमने स्टडी किया कि M1 हमारा मोस्ट लिक्विड एसिड होता है, ठीक है. तो ये तो नहीं हो सकता भाई. नेक्स्ट, ब्रॉड मनी. क्या ब्रॉड मनी कह सकते हैं? अभी इसको हम होल्ड पे डालते हैं. फिड्यूसरी मनी, बिल्कुल भी नहीं. फिड्यूसरी मनी आपने मेरी सीरीज 1 में पढ़ा होगा. ऐसी मनी जो हम एग्जैक्टली ट्रस्ट के बेसिस में हम इशू करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता. तो बचा क्या, ब्रॉड मनी और नैरो मनी. इन दोनों में क्या होगा? ओके, तो ब्रॉड का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि ब्रॉड जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्लूड होती है, और नैरो ब्रॉड से लेस होगा. तो अगर हम M1 की बात करें तो M1 में हमारी सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD. अगर हमें इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करना है तो हम धीरे धीरे आगे मूव करते हैं M2 M3 M4 की तरफ. तो भाई ये ब्रॉड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही ब्रॉड हो जाएगा तो फिर आगे जब हम मूव करेंगे और इसमें और एडिशनल चीज़ इंक्लूड हो जाएगी तो वो क्या होगा फिर, है ना. तो इसलिए ब्रॉड ये तो नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स ये क्या होगा, नैरो. ओके, तो M1 आपका क्या हो गया, नैरो मनी. और सीरीज 1 में मैंने आपको बताया था कि नैरो मनी में वैसे भी ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड मनी. अब ब्रॉड मनी कौन सी होती है? तो ब्रॉड मनी अगर आपको भी मेजरमेंट याद हो तो आपने देखा कि M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट आ जाता है एंड M3 में आ जाता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट. फिर अगर उसके भी आगे हम चलते हैं M4, तो M4 में क्या इंक्लूड हो जाता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, ठीक है. बट यहाँ पे अगर हम ब्रॉड मनी की बात करें तो ब्रॉड मनी की बात हम तब कर सकते हैं जब हमारा यूज होगा कॉमर्शियल बैंक्स. मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स एक ऐसे बैंक होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे कंट्री में होते हैं, ये आपको पता ही है. प्लस इनके पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाया जाता है, ठीक है. तो जिसमें सबसे लास्ट में आपको कॉमर्शियल बैंक मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड मनी, ठीक. तो आपने मेजरमेंट पढ़ा, M3 में आपको क्या मिला था, टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स. तो इसमें आपका करेंसी भी इंक्लूड हो गया, डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड हो गया, अदर डिपॉजिट भी इंक्लूड हो गया, ठीक, एंड टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड हो गया. तो एक तरीके से M3 आपका क्या हो गया, ब्रॉड मनी. तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि M1 सबसे नैरो है और M3 सबसे ब्रॉड है. ओके, सो आज की सीरीज मेरी यहीं पे ख़त्म होती है. इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो प्रोसीड करिए पार्ट 2 के लिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो.